सो हेलो गाइस, वेलकम टू बीबीएल विज्ञान। मैं प्रदीप शर्मा। तो भैया हमारा जो है यहाँ पर लेबर लॉ जो है यहाँ पर चल रहा है, लेबर लॉ चल रहा था ना। एक मिनट रुक जाओ क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जो है वीडियो डल रही है, तो भैया एक बार देख लें ज़रा। हाँ, लेबर लॉ 2 जो है हमारे यहाँ पर चल रहा था। तो आज का जो हमारे यहाँ पर कंटिन्यूशन रखते हैं, टॉपिक जो आज का हमारा रहेगा वो रहेगा जनरल ड्यूटीज़ ऑफ ऑक्यूपायर। तो ऑक्यूपायर जो है, हमने बेसिक टर्म्स पीछे कर ली थी, वर्कर कौन होता है, ऑक्यूपायर कौन होता है, ये सब कर लिया था। अब पुरानी वीडियोज़ जो है वो जाके देख सकते हैं। और चैनल पे जो है सारे सब्जेक्ट्स की जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है कि भाई लेबर लॉ पे इतनी वीडियोस, लेबर लॉ 2 पे इतनी वीडियोस बनी हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे इतनी वीडियोस, आईपीसी जो भी है, सीआरपीसी, सीपीसी, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर आप सारे जो है वहाँ पर सब्जेक्ट अपने देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लॉ हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ हो गया, कई सारे। चलो जी, लेबर लॉ 2 का हमारे यहाँ पर कंटिन्यू रखते हैं। जनरल ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर सेक्शन 7 का ए जो है क्या कह रहा है, एवरी ऑक्यूपायर शैल इंश्योर द हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ ऑल द वर्कर व्हाइल दे आर एट द वर्क इन द फैक्ट्री। तो जो भी एम्प्लॉयर है, मतलब जिसने काम दिया है, काम देने वाला, मतलब जो अपने उसमें रख रहा है बंदे अपना काम कराने के लिए, तो उसकी जो है देखभाल करना जो है उसकी ड्यूटी है। देखभाल में क्या क्या हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, सेफ्टी हो सकती है, वेलफेयर हो सकती है अपने एम्प्लॉयज़ की। अब क्या है, इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। द मैटर टू विच सच ड्यूटी एक्सटेंड, कौन कौन से मैटर पे ये ड्यूटी जो है हमारी लागू होती है, देख लेते हैं। प्रोविजन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड सिस्टम ऑफ वर्कर इन द फैक्ट्री दैट आर सेफ एंड विदाउट द रिस्क टू हेल्थ। जो भी प्लांट या कुछ तरह की चीज़ें लगी हुई हैं, या सेफ्टी मेजर्स जो हेल्थ वाइज जो है सेफ्टी रहे और किसी की हेल्थ ना खराब हो जाए, ये सब का तुमने देखना कि CO2 का लेवल ना बढ़ जाए ज़्यादा, या कुछ इस तरीके की चीज़ें ना हो जाए। अरेंजमेंट इन द फैक्ट्री फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी एंड एब्सेंस ऑफ रिस्क टू हेल्थ इन कनेक्शन विद द यूजेज, हैंडलिंग, स्टोरेज। तो यूजेज, हैंडलिंग, स्टोरेज से रिलेशन में जो है हेल्थ वाइज कोई दिक्कत ना है लोगों को। Info, instructions, training, supervision to ensure the health and safety of the all workers at the work। तो उनके टाइम टू टाइम देखते रहो, मतलब अपने उसमें रखो, इंस्ट्रक्शन दो उन्हें, ट्रेनिंग करवाओ, उनके सुपरविजन में रखो कि भाई ऐसे ऐसे ये काम होता है, इस तरीके से सबको देखते रहो कि कोई गलत तो नहीं कुछ कर रहा जिस वजह से उसे उसके हेल्थ को जो है वो नुकसान हो सकता है। चौथा, द मेंटेनेंस ऑफ ऑल द प्लेसेस ऑफ वर्क इन द फैक्ट्री सेफ विदाउट द रिस्क टू हेल्थ। तो वही चीज़ों की जो भी सेफ्टी अपना तुम ध्यान रखो अपनी फैक्ट्री के अंदर। Except these, the occupier shall prepare revised written statement of his general policy with respect of the health of workers, organization and arrangement etc। तो एक WSP written statement भी जो है उसको बनानी पड़ती है इस चीज़ से रिलेटेड कि हेल्थ वाइज ये हुआ, फलाना ढिमकाना, हमने ये सेफ्टी रखी हुई है, वो सब। अब देख लेते हैं मेजर्स टू बी टेकन इन फैक्ट्रीज फॉर हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर। क्या क्या मेजर्स जो है वो लिए जा सकते हैं। क्लीनलीनेस, सेक्शन 11 कह रहा है साफ सफाई का तुम्हें पूरा ध्यान रखना है फैक्ट्री के अंदर। तो एक्यूमुलेशन ऑफ डायरेक्ट एंड रिफ्यूज शैल बी रिमूव्ड डेली बाय स्वीपिंग और बाय एनी अदर इफेक्टिव मेथड। या तो हर रोज जो है झाड़ू पोछा लगाओ, या फिर कोई और अगर तुम्हारे से मेथड है तो उससे देखो, लेकिन जमा नहीं होना चाहिए कोई भी गंद। द फ्लोर ऑफ एवरी वर्क रूम शैल बी क्लीन्ड एट लीस्ट वंस इन एवरी वीक बाय वॉशिंग और डिसइंफेक्टेंट। किसी से भी कर सकते हो, धो के कर सकते हो, डिसइंफेक्टेंट डाल के तुम साफ सफाई कर सकते हो। फ्लोर की, जमीन की बात हो रही है यहाँ पर, तो मतलब वही झाड़ू पोछे वाली बात। तो हर हफ्ते में एटलीस्ट एक बार जो है वो होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए ध्यान से सुनना है इस चीज़ को। ये जो भी मैं सेक्शन 11 आगे जो भी बताऊंगा मैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन जरूर बन सकता है। ठीक है जी। अब ऑल इनसाइड वॉल्स, अब हमने जमीन को तो साफ कर लिया हर हफ्ते में एक बार, एटलीस्ट एक बार। तुम 7 दिन साफ करा लो, लेकिन हर हफ्ते में एक बार जरूर होना चाहिए, ये तो कंपल्शन है। ऑल इनसाइड वॉल्स एंड पार्टीशंस, ऑल सीलिंग और टॉप्स ऑफ द रूम ऑफ वॉल साइड पैसेजेस एंड स्टेयरकेस। तो जितनी भी ये दीवारें होती हैं कमरे की, ऊपर की छत हो गई, सीढ़ियां हो गई, इनके बारे में क्या कह रहे हैं। दे आर पेंटेड अदरवाइज विद द वॉशेबल वाटर पेंट बी रिपेंटेड एटलीस्ट इन एवरी पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो हर 5 साल के बाद, मतलब हर 5-5 साल बाद जो है तुमको ये सारा रीपेंट जो है अपना कराना है, इसको मेंटेन रखना है कि दीवारें गंदी ना लगे या सीलिंग पे मकड़ियाँ चल रही हैं बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 1 कोट ऑफ पेंट एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 ईयर एंड वॉश्ड इन एवरी 6 मंथ। हर 3 साल में 1 कोट ऑफ पेंट तो होगा, और हर 6 महीने में उस कोट को मतलब जो भी है दीवार को धोया जाएगा अगर वॉशेबल है तो। व्हाइट वॉश्ड और कलर वॉश्ड शैल बी कैरिड इन एवरी 14 मंथ। तो हर 14 महीने में व्हाइट वॉश नहीं होता जो, वो जो है कराया जाएगा। जिनको नहीं पता वो अपने मम्मी पापा से जाके पूछ लो। ऑल डोर्स एंड विंडोज फ्रेम्स, जहाँ पर भी वुडन काम आ गया, और मेटेलिक फ्रेम जहाँ पर भी मेटल का काम आ गया, शैल बी केप्ट पेंटेड एंड वार्निश्ड वंस इन एवरी पीरियड ऑफ 5 ईयर। हर 5 साल में उसे भी जो है वो पॉलिश नहीं लगती, वो सब चीज़ें।
हर 5 साल में। ये लिखते जाओ, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा वो पेपर में कि भाई ये बताओ कि कितने साल में पेंट होना चाहिए फैक्ट्री के अंदर और कौन से सेक्शन में गिवन है, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है वो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12, ये तो 11 चल रहा था, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 द ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री इज रिक्वायर्ड टू मेक इफेक्टिव अरेंजमेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर एंड एफिलेंट्स, जो भी पानी साफ पानी मिलता रहे, पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ थी, साफ पानी जो है मिलता रहे, और जो भी गंद है उसका मेंटेनेंस का जो है ऑक्यूपायर की ड्यूटी रहेगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, 5 साल कहीं पर 14 महीने कहीं कुछ दे रखा है, तो ये जो है चीज़ें वो पूछ सकता है पेपर में, इसलिए मैं बता रहा हूँ, चाहे तुम्हारा पेपर एमसीक्यू में आ रहा हो या फिर अपना क्या कहते हैं रिटर्न में आ रहा हो, दोनों में पूछ सकता है वो। एटलीस्ट 5 नंबर में तो ये बन सकता है क्वेश्चन कि बताओ दीवारें कितने महीने में, मतलब कितने सालों में साफ़ होनी चाहिए, या ज़मीन जो है पोंछा कितने सालों में लगना चाहिए, मतलब कितने दिनों में, हर हफ्ते में एक बार लगना चाहिए, ऐसे करके। सेक्शन 13 का कह रहा है, 11 और 12 हो गए हमारे। सेक्शन 13 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कह रहा है, टॉक्स अबाउट द वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, कि फैक्ट्री के अंदर जो है वो टेम्परेचर ना राइज हो जाए, उसको मेंटेन करके रखो, और वेंटिलेशन हो, ये नहीं कि CO2 का लेवल बढ़ रहा है, ऑक्सीजन आ नहीं रही, अब मर गए अंदर सारे बैठे बैठे। तो एडुकेट वेंटिलेशन होनी चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए फैक्ट्री के अंदर, और नो हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, वो डैमेज कर सकता है ह्यूमन को। तो अपने एम्प्लॉयज़ की तुमने पूरी तरीके से चारों तरफ से सेफ्टी रखनी है। प्रिकॉशन रिलेटेड टू सेफ्टी इन फैक्ट्री, उसमें क्या होगा, फेंसिंग ऑन दी मशीनरी, जो भी मशीनरी ऐसी है जिससे तुम्हें लग रहा है चोट लग सकती है, तो उसके आसपास जो है वो फेंसिंग कर दो कि भाई कोई भी वहाँ गलती से भी ना चला जाए। ठीक है जी। ऑन एवरी मूविंग पार्ट फेंसिंग कहाँ पर होनी चाहिए, अब जो जिसमें काम ही चल रहा है वहाँ तो फेंसिंग नहीं हो सकती, अब तुमने यहाँ से प्लेटें डालनी है उसको प्रिंट आउट निकलवाने के लिए, अब तुम वहीं पर फेंसिंग कर दोगे तो प्लेटें कैसे डालोगे। तो जो डेंजरस पार्ट है उसमें, तो एवरी मूविंग पार्ट, जो भी मूविंग पार्ट एक्सपोज्ड है ओपनली मशीन का, उसके ऊपर फेंसिंग कर दो कि गलती से भी कोई उंगल ना दे दे, हाथ ना दे दे। ऑन वाटर व्हील एंड वाटर टर्बाइन, ठीक है जी, जो भी वाटर व्हील होते हैं, वाटर टर्बाइन होती है उसमें। एवरी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर और मोटर जो भी ओपन है, या ट्रांसमिशन मशीनरी के ऊपर कर सकते हो तुम, ये क्या कहते हैं फेंसिंग। ऑन एवरी डेंजरस पार्ट ऑफ एनी अदर मशीनरी, कोई भी डेंजरस पार्ट जो जिसमें तुम अगर उंगल दोगे तो तुम्हारी उंगल वो खा जाएगा। चलो, प्रोटेक्शन ऑफ आईज, ठीक है जी, ये भी एक क्लॉज हमारा रहता है फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर कि तुम्हें जो आंखें जो है लोगों की, मतलब वर्कर के अपनी बचा के रखनी। कैसे? प्रोटेक्शन ऑफ आईज में कह रहा है रिस्क ऑफ इंजरी टू द आईज, कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसी सोने की या कोयले की खान में पता नहीं किस में काम कर रहे हो जिसमें बहुत चमक है और तुम देखोगे तो तुम्हारी आंखों में रेटिना में फ़र्क पड़ जाएगा, तो तुम अपने वो दे दो उसे, क्या बोलते हैं उसे, जो वेल्डिंग वाले नहीं लगा के रखते, ग्लास ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जो भी बोलते हैं वैसे, मतलब सेफ्टी तुम्हें देखना है वो कि तुम वो दोगे या कुछ और शील्ड दे दोगे। और रिस्क टू द आईज बाय रीजन ऑफ एक्सपोजर टू एक्सेसिव लाइट, वही चीज़ हो गई। अब देखते हैं द वेलफेयर ऑफ वर्कर। वेलफेयर ऑफ वर्कर के अंदर क्या इंक्लूड होगा, वॉशिंग एंड सिटिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए प्रॉपर, फर्स्ट एड अप्लायंसेज एंड एम्बुलेंस रूम होना चाहिए फैक्ट्री में, कैंटीन, रेस्ट रूम, लंच रूम होना चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर्स, जो वेलफेयर ऑफिसर्स होंगे वो जो अपॉइंट हो जाएंगे और वो जो है सब देखेंगे कि हर फैक्ट्री में है कि नहीं। अब देख लेते हैं द वर्किंग आवर्स ऑफ द एडल्ट वर्कर, दूसरा टॉपिक है ये। अब वर्किंग आवर एडल्ट वर्कर के क्या क्या होने चाहिए, तो सेक्शन 51 कह रहा है वीकली आवर्स, नो एडल्ट वर्कर अलाउड टू वर्क फॉर मोर देन 48 आवर्स इन एनी वीक, इफ अगर वो करता है तो वो ओवर टाइम पेमेंट की कैटेगरी में जाएगा। तो हर हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा है तो तुम जो है फैक्ट्री के अंदर काम नहीं निकलवा सकते आदमी से, ठीक है जी। मतलब इस तरीके से समझ लो ना कि जैसे यहाँ पर 100 बंदे हैं तो भाई 20 बंदे 2 दिन काम करेंगे, अगले 20 बंदे 2 दिन काम, उसके अगले 2 दिन काम करेंगे, मतलब मंडे ट्यूसडे वो करेगा, ट्यूसडे वेडनेसडे वो करेगा, थर्सडे फ्राइडे, ऐसे कर करके समझ लो इसको। मेरे ख्याल से मंडे की छुट्टी होती है फैक्ट्रियों में या संडे की, मंडे की होती है मेरे ख्याल से। चलो कोई नहीं। वीकली हॉलीडेज, तो हॉलीडे ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, वही ना, वीकली में वही आता है, मंडे होते हैं मेरे ख्याल से इनकी फैक्ट्रियों की छुट्टी, देख लेना एक बार, चेक कर लेना जरा। तीसरा है कंपनसेटरी हॉलीडेज, सेक्शन 53 का 1 कह रहा है अगर कोई भी वर्कर जो है वो वीकली हॉलीडेज के ऊपर काम करना चाह रहा है अपनी मर्जी से और उसने कर दिया तो उसको जो है कंपनसेटरी हॉलीडे दी जाएंगी, ड्यू टू हिम विद इन द 2 मंथ shall be allowed within the month in which the holiday were due to him or within the 2 month immediately following that month compensatory holiday or equal number of the holidays so lost। वही चीज़ होगी, या तो उसी महीने में उसको वो तनख्वाह में ऐड कर दिया जाएगा या फिर अगले महीने उसको, मतलब 2 महीने के गैप पर उसको ऐड कर जाएगा अगले महीने जबकि वो छुट्टी आई थी, और अगर अगले महीने में काम करे तो सब कुछ टोटल करके दे दो उसे। चौथा है डेली आवर्स, सेक्शन 54 कह रहे हैं नो अडल्ट शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 9 आवर्स इन अ डे। 1 घंटे में जो फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं उन्हें 9 घंटे से ज़्यादा तुम काम नहीं करा सकते, सिंपल,
ठीक है। पांचवा है इंटरवल्स फॉर रेस्ट। सेक्शन 55 कह रहा है कि ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स में उनको रेस्ट का टाइम मिलना चाहिए, मतलब जैसे 9 घंटे में है तो उसमें से 1-1.5 घंटे का लंच कर दिया, तो उस तरीके से कर दिया तुम, या फिर एटलीस्ट हाफ आवर का जो है तुम्हारा रेस्ट जो है होना चाहिए। 9 घंटे में कम से कम आधे घंटे का समय तो होने जिसमें वो खा पी सकें, वॉशरूम वगैरह जा सकें, वो चीज़ हो गई। नाइट शिफ्ट, हॉलीडे फॉर होल डे शेल मीन इन हिज केस अ पीरियड ऑफ 24 आवर बिगिनिंग व्हेन हिज शिफ्ट एंड। तो नाइट शिफ्ट के अंदर मतलब जो शेल मीन इन केस ऑफ अ पीरियड ऑफ 24 आवर बिगिनिंग व्हेन हिज शिफ्ट एंड, मतलब नाइट शिफ्ट का मतलब ये होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो कि 12 बजे वो आता है, 9 घंटे का काम बोले ना इन्होंने, तो 9 घंटे के बाद का जो पीरियड होगा वो सारा नाइट शिफ्ट के अंदर कंसीडर होगा। मतलब नाइट शिफ्ट ये नहीं कि 12 बजे के बाद ही होगी या 10 बजे के पहले होगी, बाद जो भी है। तो वही कह रहा है हॉलीडे फॉर होल डे शैल मीन इन हिज केस अ पीरियड ऑफ 24 आवर बिगिनिंग व्हेन हिज शिफ्ट एंड, जब उसकी शिफ्ट एंड हो जाती है उसके बाद का जो समय वो जो है इसके अंदर आ जाएगा नाइट शिफ्ट में। एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम, वही चीज़ होगा कि 9 घंटे से ज़्यादा कुछ काम कर रहा है और अगर वो रात में कर रहा है तो नाइट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है जी। और अगर वो 9 घंटे के बाद, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो लगा लो ना यार कि जैसे 9 बजे शुरू काम करता है वो और 6 बजे तक उसका काम हो जाता है, 6 होगा ना, 9 से 3 6 7 8 9, हाँ 6 बजे तक उसका काम हो जाता है, तो उसके बाद जो वो काम कर रहा है तो वो उसको एक्स्ट्रा वेजेस मिलेंगे उसके, और क्या। तो मोर देन 9 आवर्स अ डे और मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक, तो सो ही इज एंटाइटल्ड टू वेज एट द रेट ऑफ ट्वाइस हिज ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेज। तो जो भी उसकी वेज है उसका डबल उसको जो है वो एज अ एक्स्ट्रा ओवर टाइम की पेमेंट जो है मिलेगी। अगर वो 100 रुपये पर डे पर काम कर रहा है तो उसे 200 रुपये जो है एडिशनल मिल जाएंगे कि तूने ओवर टाइम काम जो है वो करा है, मतलब 9 घंटे से ज़्यादा एक दिन में या फिर होल वीक के अंदर 48 घंटे से ज़्यादा जितने भी बनेंगे उस हिसाब से वो दे दिया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन एंड चिल्ड्रन क्या अलाउड है देखते हैं। सेक्शन 67 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 67, ठीक है जी। 67 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कह रहे हैं लेज डाउन दैट नो चाइल्ड हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री। तो 14 साल तक अगर वो है, मतलब उससे नीचे है, तो उसे अलाउ नहीं किया जाएगा फैक्ट्री के अंदर काम कराने। हाँ 14 से ऊपर है तो करा जाएगा। यहाँ पर 18 वाला सीन नहीं चलता, यहाँ 14 वाला सीन चलता है फैक्ट्रीज एक्ट में। सेक्शन 68 कह रहा है प्रोवाइड्स दैट द चाइल्ड हु हैज कंप्लीटेड हिज 14 ईयर्स और एडोलेसेंट शैल नॉट रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री अनलेस इज द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। तो 14 से ऊपर वालों के लिए भी कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस बताई हुई हैं कि इन्हीं उसमें वो काम कर पाएगा। क्या है कंडीशंस देख लेते हैं। अ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांटेड विद रेफरेंस टू हिम अंडर द सेक्शन 69। सेक्शन 69 के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस चाहिए कि हाँ भाई ये बच्चा जो है काम करने के लायक है। सच चाइल्ड और एडोलेसेंट कैरीज वाइल ही इज एट द वर्किंग टोकन गिविंग अ रेफरेंस टू सच सर्टिफिकेट, ठीक है जी। अब वर्किंग आवर्स क्या है इसका सेक्शन 71 के अकॉर्डिंग, बच्चों को अगर तुम 14 साल से ऊपर का काम करा रहे हो लेकिन 18 से नीचे है वो, तो उसके वर्किंग आवर, क्योंकि 18 से ऊपर एडल्ट मान लिया जाएगा, तो 18 से नीचे और 14 से ऊपर वाले के लिए सेक्शन 71 कह रहा है नो चाइल्ड शैल बी एम्प्लॉयड और परमिटेड टू वर्क इन द फैक्ट्री फॉर मोर देन 4.5 आवर इन अ डे। याद है हमने पीछे एडल्ट के लिए 9 घंटे पढ़ा, याद है कि नहीं? यार तो मैं तो याद ही नहीं आता। जिन्हें याद है बहुत बढ़िया, लाइक करो इस वीडियो को। 4.5 घंटे इन अ डे, 4.5 आवर्स इन अ डे, ठीक है। नॉर्मल के लिए 9 घंटे, बच्चों के लिए 14 से ऊपर 18 से नीचे वालों के लिए 4.5 घंटे, और ड्यूरिंग द नाइट 10 से 6 बस। कई सारे पॉइंट दिए हैं एक्सेट्रा, और तुम देख सकते हो कई सारे हैं, मैं तो यहाँ मोटे मोटे लिख दिए बस। और भी कई सारे पॉइंट है बच्चों के लिए, बहुत सारे रूल्स बना रखे हैं, तो वो जो है तुम लोग देख सकते हो। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ये तो हो गया, ये तो हो गया, लेबर लॉ तो हो गया। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट नहीं, इस वीडियो को तो बंद रखते हैं क्योंकि चैप्टर अलग हो जाएगा, सब्जेक्ट अलग हो जाएगा ना। चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दे दीजिएगा कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में जो है डाल सकूँ। और भैया कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के दिए हुए कोई कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है वहाँ पर आप कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। बाकी भैया डिस्क्रिप्शन खोल के देख लेगा, वहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स के जो है लिंक दिए हुए हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, कॉल मी फॉर ऐप का लिंक दिया हुआ है। कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू आप मेरे से डायरेक्टली कॉल के थ्रू जो है लाइव बातचीत जो है वो कर सकते हैं। बाकी अगर आपने सब्सक्राइब करा हुआ है तो बहुत ही बढ़िया, आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं है। सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो भाई, ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है तुम लोग कर दोगे मिस। चलो जी, थैंक्स फॉर वाचिंग टू बी पहले ज्ञान प्रतीश साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के। और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट अभी बनाओ क्या, कंटिन्यू करूँ वीडियो? चलो देखते हैं।